नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं सचिन योगी आप सभी का गांधी सीरीज़ के जो पार्ट नंबर ये 10 है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले कुछ बातें करें इस लास्ट वीक की जो कुछ हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो कि इंडिया में जो कोरोना के जो केसेस हैं, जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ ही रहा है। अभी लगभग 9 लाख के करीब पेशेंट हो गए हैं, एक्टिव पेशेंट। बट रिलीफ की बात ये है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है। लगभग 62 से 64% जो भी पेशेंट है उसके चांसेस है कि वो लोग रिकवर हो ही जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बढ़ा है। तो संक्रमण अगर बढ़ा तो संक्रमण बढ़ने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण केसेस आपको ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए मिलेंगे। पहले केसेस आते थे 12,000, 14,000, अब 27,000, 28,000 केसेस पर डे के हिसाब से। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो जैसे जैसे आप टेस्टिंग को बढ़ाएंगे, अब अमेरिका में देखिए आप 60,000 पर डे, बट वहाँ पर हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जा रही है। हर व्यक्ति की एक सेंटर बना दिए जाते हैं, लोग अपनी कार में या जैसे भी आ सकते हैं वहाँ पर आते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जैसे ही टेस्टिंग का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि ये जो आप लोगों को आंकड़ा है ये थोड़ा सा बूस्टअप हुआ दिखेगा। घबराने की बात नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है। और जितना भी हो उसके खुद की एक्सरसाइज है, योग वगैरह है, मेडिटेशन है, यही चीज़ें हैं, इन्हीं से ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरी, चीन के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था अब उसमें सुधार हो गया, चीन वापस लौट ही गया है अपनी सीमाओं में। ठीक है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको लेकर काफ़ी बच्चों के मैसेज आए व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, कि विकास दुबे का एनकाउंटर, उसके ऊपर सर ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, टिप्पणी करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ना तो वो इतना कोई इम्पोर्टेंट आदमी था कि उसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाए, ना ही कोई इतना बड़ा महान हस्ती थी कि उसको लेकर कोई चर्चा की जाए। एक अपराधी था जिसको सज़ा मिली है, और बस वो सज़ा का तरीका गलत हो सकता है। यही सज़ा अगर जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से, न्यायपालिका के सिस्टम के माध्यम से दी जाती तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास थोड़ा सा ज़्यादा होता। अब ये नहीं हुई है, इसके कारण ऐसा लगता है कि जुडिशरी ने भी गवर्नमेंट के सामने खुद को नतमस्तक कर दिया है, ऐसा लोगों की धारणा हुई है, कुछ लोगों की। ठीक है ना। बट मैं बस सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि भाई जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, और ऐसे लोगों को न्यायपालिका में ले जाना, फिर वहाँ पर केसेस का चलते रहना, फिर इसका ज़मानत पे बरी होके आ जाना, फिर चुनाव लड़ना, नेता बन जाना, इस तरह की जो उन्होंने तथ्यहीन जो बातें की हैं, मैं उसको लेकर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस हिसाब से तो इंडिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो न्याय की उम्मीद में बैठे हैं, जो कोर्ट के सामने न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। उनको पता नहीं कितने साल हो गए हैं अपना केस फाइट करते हुए। तो क्या अब वो भी यही रास्ता अपना लें क्या न्याय के लिए? अपने हाथ में ही पावर ले लें? अगर यही सिस्टम बिल्कुल सही है, जिन लोगों को लगता है कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, फिर तो अपराधी तो हर कोई किसी की नज़र में है ही। अब किसी व्यक्ति ने अगर केस किया तो अपोजिट में जिसके केस किया तो वो उसके लिए अपराधी ही है। ठीक है ना। तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि वो एक क्रिमिनल था, उसने इतने मर्डर किए थे तो उसको इंस्टेंट जस्टिस दे दिया गया है तो ये ठीक है। नहीं, ऐसा आप ठीक गलत नहीं फैसला कर सकते हो। ठीक है ना। फिर तो लाखों करोड़ों लोग अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर तो डेमोक्रेसी के लिए सर्वाइव करना ही असंभव हो जाएगा। ठीक है। और स्पेशली आप जैसे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, उन लोगों के लिए तो स्पेशल मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग तो इस सिस्टम का पार्ट बनोगे एक दिन। आप ही पूरा सिस्टम रन करोगे, तो आपके माइंड में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए कि इंस्टेंट जस्टिस अच्छा होता है। इंस्टेंट जस्टिस कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन हो सकता था, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकती थी, उसका 1 महीने के अंदर टाइम लिमिट कर सकते थे कि भाई 1 महीने में ही पूरे मामले की कार्रवाई करनी चाहिए। फिर आप इसको चाहे फांसी दे देते, क्या दिक्कत थी? कौन मना करने वाला था बताओ? समझ रहे हो ना।
तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जब सिस्टम है आपके पास, तो 1 महीने में अगर आपको सज़ा मिल सकती है, तो फिर ये इंस्टेंट जस्टिस जैसे जो हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड होते हैं, इनका कोई मतलब बनता नहीं है। फिर तो जेलों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं और एक से एक बड़े अपराधी है, अब्बू सलेम है, राजा भैया है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो क्या आप उनको भी इस तरह का इंस्टेंट जस्टिस दे देते पहले ही? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट पार्ट में कि 1893 में वो वापस भारत आए। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे, फिर 1896 में वो भारत वापस आए, यहाँ पर रहे 1 साल। यहाँ पर उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो भारतीयों के ख़िलाफ़ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया, अपने भाषण वगैरह न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह छपवाए, जिससे लोगों में थोड़ी बहुत चेतना आई। ठीक है, अब गांधी जी का टाइम पूरा पीरियड यहाँ पर पूरा हो चुका और वो अपने परिवार को लेकर, अपने पूरे परिवार को लेकर वो चल पड़े हैं वापस साउथ अफ्रीका, नेटाल की तरफ। ठीक है, तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसा देश वैसा भेष। आप जिस कंट्री में रहते हो तो आपको वहीं के लोगों के समान, वहीं के कल्चर में खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने अपने बच्चे, अपने बीवी, सभी को थोड़ा सा इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि ये लोग सूट बूट में, थोड़ा लंबे नेक वाले जो शू हैं उनको पहनना, और पारसी महिलाओं की साड़ी किस तरह से वो लोग, क्योंकि पारसी साउथ अफ्रीका में, नेटाल में उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल थे। तो गांधी जी भी चाहते थे कि मेरे भी बच्चे जब वहाँ पर जाएं तो ऐसा ना लगे कि ये लोग काफ़ी एक मुनीमगिरी का काम करने वाले लोगों के परिवार से संबंध रखते हैं। गांधी जी चाहते थे कि वो थोड़े से रिच लगे, इसलिए उन्होंने उनको थोड़ा पारसी लुक दिया। अपने बच्चों को भी ऐसे कपड़े पहनाए जैसे पारसी के बच्चे पहनते थे। बट वही बात है कि ये चीज़ें अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। हाँ, तो उनको काफ़ी परेशानी हुई, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, कस्तूरबा गांधी जी को। तो यात्रा शुरू होती है कलकत्ता से। वो लोग स्टीमर के माध्यम से, वो वही स्टीमर सेठ अब्दुल्ला जी के स्टीमर थे, तो उन्हीं के माध्यम से वो लोग चल पड़े फिर वापस नेटाल की तरफ। अब दिसंबर का महीना था। भारत में तो उस टाइम पे सर्दियाँ होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका क्योंकि साउथ पोल में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पर गर्मियाँ होती उस टाइम पे। तो गर्मियाँ होती तो हिंद महासागर, अरब सागर में उस टाइम पे तूफ़ान काफ़ी जनरेट होते हैं, छोटे छोटे तूफ़ान। तो एक जब तूफ़ान आया और वो काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा तूफ़ान था, लेकिन कैप्टन ने उन सबका ये साहस दिखाया, उनको भरोसा जताया कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा स्टीमर है काफ़ी मजबूत है, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन उस टाइम पे गांधी जी को एक चीज़ बड़ी समझ में आई, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि इंसान किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी कास्ट का है, कोई भी नस्ल का है, लेकिन जब उसका सामना डर से होता है तो वो सब अपने आप में यूनिटी की भावना में बंध जाते हैं। क्योंकि जब तूफ़ान आया तो गांधी जी ने देखा कि सब एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, सब एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, सब एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं कि आप भगवान का नाम लो, आप अल्लाह का नाम लो, खुदा का नाम लो, गॉड का नाम लो। तो सभी एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा गांधी जी ने पहले नहीं देखा था। जब स्टीमर में वो लोग बैठ रहे थे तब उन्होंने देखा था कि किस तरह से कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। थोड़ा अपर क्लास के लोग थोड़ा अच्छी जगह, लोअर क्लास के लोग थोड़ा दूसरी जगह, अंग्रेज़ी मूल के लोग थोड़ा अच्छी उनको फैसिलिटी मिल रही थी, जो भारतीय मूल के लोग थे उनको कम फैसिलिटी मिल रही थी। लेकिन अब ओवरऑल इस डर की वजह से सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए और सभी लोग अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं। तब गांधी जी को ये महसूस हुआ कि डर ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने सारे के सारे जो भी उनके बीच में जो भी किसी भी प्रकार के मतभेद होते हैं उन सभी को बुलाकर एक साझा मंच पर इकट्ठा करने का काम करता है डर। और मैं कहूँगा डर और लालच दो चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को सब कुछ बुलाकर एक मंच पे ला सकती है। लालच का तो आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है, पॉलिटिशियन के बारे में आप लोगों को सबको पता ही है। कोई कल तक जो पार्टी का विरोधी था, जब वो उसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो क्यों होता है? वो लालच के कारण ही तो होता है ना, क्योंकि उसको उस पार्टी में कोई अहम भूमिका या पद दिया जाता है। ठीक है, तो
आप देखिए आज के टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें 100 से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं वो कांग्रेस के ही हैं। 100 से ज़्यादा जो एमपीज़ है वो कांग्रेस के ही हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो 100 से ज़्यादा जो कांग्रेस के हैं वो क्यों गए हैं, वो लालच की वजह से ही तो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो अब कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं उनके बीच में, वो सब अब एक हुए दिखते हैं आपको। तो लालच और डर ऐसी चीज़ है जो इंसान को सारे मतभेदों को बुलाकर एक साथ इकट्ठा कर देता है। आपको इसका एग्जाम्पल 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो भारत मुस्लिम जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो काफ़ी कमज़ोर थी इस आंदोलन से पहले, क्योंकि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ हिंदू धर्म को इस तरह से आंदोलन के साथ जोड़ा गया कि मुस्लिम को ये लगा कि भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ़ है, और उसने मुस्लिम की बहुसंख्यक मुस्लिम ने खुद को उससे अलग कर दिया। लेकिन आप असहयोग आंदोलन में जब देखेंगे कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आपको यूनिटी में दिखेंगे। उसका रीज़न एक तो तुर्की में उनको डर था कि ओटोमन एम्पायर अब ख़त्म होने वाला है, ब्रिटिश रूल आ जाएगा वहाँ पर भी, खलीफा का पद है उसको ख़त्म कर दिया है। तो उनको ये डर था मुस्लिम समाज को कि उनकी पूरी की पूरी जो उनका खलीफा का जो पद है, जो उनके एक धार्मिक वैल्यूज़ हैं, इथिक्स है, वो ख़त्म हो जाएंगी। और इतनी पावरफुल मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी कि वो अकेले ही अंग्रेज़ों का सामना कर सके। तो इसलिए साथ दिया गांधी जी ने, और फिर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी आप लोगों को दिखेगी। तो डर और लालच, ठीक है। तो तमाम बाधाओं को पार करते हुए तूफ़ान शांत हुआ। इन सब बाधाओं को पार करते हुए वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। बट वहाँ पर फिर चुनौतियाँ स्टार्ट हो गई। चुनौतियाँ ये स्टार्ट हो गई क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कहा था कि मुंबई में उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था। तो जो भी लोग इंडिया से आते थे तो उनको क्वारंटीन किया जाता था 21 से 23 दिनों के लिए, तट से दूर, अच्छी खासी दूर, तट से दूर ही, कोस्ट से दूर उनको क्वारंटीन कर दिया जाता था। तो क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट आज से ही नहीं है, कोरोना में ही क्वारंटीन नहीं आया, पहले भी क्वारंटीन होता था, ठीक है ना। तो गांधी जी को उनके स्टीमर, 2 स्टीमर थे उनके साथ, ना आप उसको जहाज़ बोल सकते हो पानी के, उनको वहीं पर क्वारंटीन कर दिया गया। बट ये तो वो फैक्ट था जो दिख रहा था, इसको मैं कह सकता हूँ। तो ये एक मैनिफेस्ट था, मतलब दिखने वाला जो उद्देश्य होता है कि भाई इस कारण से, रीजन से हम आपको क्वारंटीन कर रहे हैं। बट एक जो लेटेंट इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी वो अलग थी। पॉलिटिक्स ये थी कि गांधी जी के ऊपर ये आरोप लग गए थे कि उन्होंने भारत में, साउथ अफ्रीका में जो इंडिया के लोगों की स्थिति है उसको एक्सट्रीम लेवल करके दिखाया है। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, अंग्रेज़ लोग बहुत बुरे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस तरह से पोर्ट्रेट करके दिखाया है गांधी जी ने हिंदुस्तान में गोरों की छवि को। तो वहाँ पर अब चूँकि गवर्नमेंट गोरों की थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गोरों का है, तो उन लोगों को पता चल गया था कि गांधी जी इस जलमार्ग से यहाँ से आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लैंड ही नहीं करने देंगे अपने कोस्ट पर। तो इस क्वारंटीन के पीछे जो असली मकसद था वो मकसद ये था कि भारतीयों को, जो गांधी जी हैं और उनके साथ जो भी भारतीय हैं, उनको यहाँ पर ना आने देना, उनको वापस यूँ का यूँ भेज देना। क्योंकि उनको ये डाउट था कि गांधी ना केवल अब अकेले आए हैं बल्कि अपने साथ पूरा परिवार और अपने रिश्तेदारों को भी साथ लाए हैं, और बहुत सारे नॉन जो उसके हिंदू इंडियंस हैं उनको भी अपने साथ लाए हैं। तो यहाँ पर वो लोग कुछ ना कुछ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ माहौल बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इनको आप तट पे उतरने नहीं दो, इनको वापस भेज दो। तो लगभग 24-25 दिनों तक ये मामला चलता रहा। चलने के बाद बड़े पैमाने पर ये इन चीज़ों का विरोध हुआ कि गांधी को पैर नहीं रखने देंगे हम यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। तो उसी टाइम पर गांधी जी के अंदर ये आइडियोलॉजी बनी, उनका ये विचार बना कि पश्चिमी जो सभ्यता है उसमें हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा है। मतलब वहाँ उन लोगों में वॉयलेंस के प्रति आपको थोड़ा सा टॉलरेंस दिखेगा, वो वॉयलेंस को पसंद करते हैं। जबकि इंडियंस जो पूर्वी समाज है उनमें नॉन वायलेंस का गुण काफ़ी प्रभावी है। तो उनका ये विचार बना। तो जो जहाज़ के कैप्टन थे उन्होंने गांधी जी से पूछा
कि आप एक बात बताओ, आप पश्चिमी सभ्यता को, क्योंकि कैप्टन भी गोरे ही थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बात बताओ कि आप पश्चिमी सभ्यता को हिंसक बता रहे हो, लेकिन जब कोई सामने वाला आपको आकर मारेगा तो आप क्या करोगे? अगर कोई सामने से आकर आपके गाल पर एक थप्पड़ मार देगा तो आप क्या करोगे? तब गांधी जी ने कहा था कि मैं उसको अपना दूसरा गाल कर दूंगा आगे। तब गांधी जी ने कहा कि मैं उसको अपना दूसरा गाल कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये अंदर से फीलिंग आती है कि उस आदमी ने जो भी गलती की है वो उसने उसकी अज्ञानता की वजह से की है। इंसान अंदर से तो अच्छा ही होता है, समझ रहे हो ना? तो कोई भी इंसान है वो अंदर से तो अच्छा ही है। जो भी उसने गलती की है वो उसकी अज्ञानता है, वो उसकी भूल है, उस भूल को सुधारा जा सकता है। तभी तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि आप अपराध से गणना करो, अपराधी से नहीं। अब विकास दुबे के मामले में इसको रिलेट कर लेना। अपराध है, बिल्कुल है, गलत है, वो अपराधी है, वो भी गलती है उसकी, लेकिन हर किसी के पास सुधरने का अवसर होता है। जेल क्यों बनाई गई है? सुधार गृह क्यों है? ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई? इसलिए तो बनाई गई है क्योंकि इंसान नेचुरल जो रूप में होता है वो अच्छा ही होता है। कुछ सर्कमस्टांसिस है या कुछ परिस्थितियाँ है, उसके कारण वो अपराधी हो सकता है, मे बी कुछ जानबूझकर भी हो जाते हैं, विकास दुबे टाइप आदमी, ठीक है ना। तो ये सारा मामला चला उनका। तो उन्होंने कहा कि मैं एक गाल अपना और आगे कर दूंगा। तो वहाँ से उनके प्रति जो गांधी जी को जो अहिंसा की भावना थी अब उनके अंदर पनपने लगी है। अब उनको ये लगने लगा है कि कमज़ोर होना किसी भी प्रकार से आप जायज़ ठहरा सकते हो, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद आप अगर आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। कोई भी इंसान कमज़ोर हो सकता है, फिजिकली तौर पर कमज़ोर हो सकता है, मेंटली तौर पर वो परेशान हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो इंसान के ऊपर अत्याचार होते और वो उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाता तो इसका मतलब वो गुनाह कर रहा है, वो पाप कर रहा है अपने आप में, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सेठ अब्दुल्ला थे वहाँ पर, उन्होंने एक मिस्टर लिंटन नाम के व्यक्ति को भेजा और उसको कहा कि भाई एक समझौता तो करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कब तक वो लोग समुद्र में रहेंगे। तो समझौता हुआ, कोस्ट पर उतरे। अब कोस्ट पर उतरे तो लोगों ने पहचान लिया ये तो गांधी है। अब गांधी जी थोड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने परिवार और अपने बच्चों को पहले ही दूसरे दरवाजे से शिफ्ट कर दिया था कि आप जाओ, गाड़ी में बैठकर वो लोग चले गए थे। और गांधी जी और मिस्टर लिंटन जो वकील थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि मैं कायर नहीं हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और जनता जो मेरा विरोध कर रही है उनको ये जानना ज़रूरी है कि वो क्यों मेरा विरोध कर रही है। उनको समझना होगा कि मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं पैदल ही इनके बीच से जाऊंगा। अब वो पैदल चल पड़े वहाँ से। पैदल चलने के क्रम में किसी ने उनके ऊपर अंडे फेंके, किसी ने उनको गालियाँ दी, कोई एक भीड़ ने तो उनको धक्का देकर गिरा ही दिया, तो उनके ऊपर लात घुसे भी चले हैं। लेकिन उनको एक लेडी ने बचा लिया, जो एक पुलिसमैन की एक वाइफ थी, उन्होंने उसको सेव किया गांधी जी ने। तो वहाँ से फिर एक टुकड़ी आई पुलिस की सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में, और गांधी जी को बचाकर वो लोग लेके चले गए। अब फिर मिस्टर लिंटन जो वकील थे उन्होंने कहा कि क्या अब आप इन लोगों के ऊपर मुकदमा करना चाहोगे, क्योंकि आपको एक दो का चेहरा तो ज़रूर याद होगा भीड़ में से। तो गांधी जी ने फिर कहा कि मैं उन एक दो की गलती नहीं मान सकता, या मैं केवल उन एक दो को सज़ा नहीं दिलवा सकता, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो ये काम कर क्यों रहे हैं। उनको मिसगाइड किया गया है, मिसलीड किया गया है, तो इसलिए वो उनके पास अज्ञानता है, उनके पास संपूर्ण नॉलेज नहीं है, इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं। बाकी वो इंसान ठीक है, मेरे को उनसे कोई भी नफ़रत नहीं है और ना ही उनको मेरे से कोई नफ़रत है, बट उनको थोड़ा भड़काया गया है तो शायद वो इस कारण से मेरे ऊपर भड़क रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। गांधी जी को ले जाया गया एक मकान में, जो अब्दुल्ला जी के जानकार थे, वहाँ पर रखा गया। लेकिन शाम होते होते उस घर के सामने, जिस घर में गांधी जी को रखा गया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वो लोग मांग करने लगे कि गांधी को हमें सौंप दो, हम उसे मार देंगे, गांधी को हमें सौंप दो, हम उसे मार देंगे। अब देखिए, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी आप
चालाकी देखिए, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, किस तरह से उन्होंने भीड़ को संभाला। तो जब वो भीड़ के साथ होते थे, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जब भीड़ के साथ होते तो वो भी भीड़ के साथ ही ये आवाज़ लगा रहे थे कि बिल्कुल ठीक है, गांधी को फांसी दो, गांधी को लटका दो, गांधी ने बुरा किया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने आदमियों को आदेश दिया कि आप बैकडोर से गांधी और उनके परिवार को भेष बदलाकर उनको निकाल दो यहाँ से। तो फिर जब उनको ये संदेश आ गया सुपरिटेंडेंट को कि भाई गांधी यहाँ से निकल गए हैं, तो उन्होंने उस भीड़ को कहा कि आप में से कोई भी इस पूरी भीड़ का रिप्रेजेंटेटिव बनकर इस घर के अंदर जाकर मेरे साथ ये चेक कर सकता है कि गांधी यहाँ पर है या नहीं है। अगर गांधी है तो मैं वो आपको सौंप दूंगा, मेरे को कोई एतराज़ नहीं, आपकी जो मर्जी आप उनके साथ कीजिए। अगर वो नहीं है तो आपको फिर यहाँ से भीड़ हटानी होगी, आपको यहाँ से चला जाना होगा। तो भीड़ ने भी समर्थन कर दिया। अब गांधी तो वहाँ पे थे ही नहीं, तो दिक्कत क्या थी, तो भीड़ वहाँ से हट गई। तो ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। कल को अधिकारी बनोगे तो आपको भी कुछ इस तरह से सीएए के प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत ही अपना रोल बहुत ही खूबसूरती से निभाया। कभी कभी कहीं पर जो भीड़ जो आंदोलन कर रही थी सीएए के खिलाफ, उनको शांत करने के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय गान गाने लगे, राष्ट्रीय गीत गाने लगे बहुत सारे एसपी। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को थोड़ा सा उनकी भावनाओं को ठंडा करने का टाइम मिला, लोगों को समझाने का टाइम मिला। और आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी इतना बड़ा मेजर किसी भी प्रकार का इतना बड़ा कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई हैं। छुटपुट तो होती रहती है, इतना बड़ा देश है, चलता रहता है, बट ओवरऑल जो पुलिस लेवल पे उन्होंने ठीक ढंग से इन चीज़ों को कंट्रोल किया। तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं, जब आप इथिक्स में पढ़ोगे, इमोशनल इंटेलिजेंसी। ना केवल दूसरे की बात को समझना और अपनी बातों को समझाना, ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं। आप अपनी बात भी समझाओ और आप उनकी बात भी समझो और तब एक रास्ता निकालो, ठीक है। तो गांधी जी के बाद वो वहाँ से निकल गए उस घर में से। तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं जो भी लेख मैंने भारत में लिखे हैं उनका मेरे पास एक लिखित में दस्तावेज है। ये सलाह किसने दी थी? फिरोज शाह मेहता ने। मैंने कहा था कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। फिरोज शाह मेहता को पहले से ही पता था कि जब भारत से साउथ अफ्रीका वापस जाएंगे गांधी, तो गांधी को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेहता ने कहा था कि आप जितने भी भाषण दो उनको लिखित रूप में अपने पास एक डायरी में एक दस्तावेज बनाकर अपने पास आप रख लो। और जब गांधी जी वहाँ पर लौटे तो उन्होंने वो सारे के सारे दस्तावेज वहाँ पर प्रिंट कराए, लोगों के सामने रखे और फिर लोगों का नज़रिया बदल गया। फिर लोगों को ये लगा कि यार हम तो बेमतलब में इनका विरोध करें, इन्होंने तो कुछ ऐसी बात कही ही नहीं, ठीक है ना। तो लोगों का फिर माइंड चेंज हो गया। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि पेशेंस है। अगर आपके पास सच्चाई है, अगर आपके पास ट्रूथ है, तो आपके पास पेशेंस भी होगा। और अगर आप झूठ के साथ हो तो आप इम्पेशेंस हो गए, आपके पास पेशेंस नहीं होगा, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाओगे, उग्र स्वभाव हो जाएगा, चिल्लाकर बात करोगे, क्योंकि आपके पास झूठ है, सच आपके पास है ही नहीं। और जिसके पास सच होगा वो शांत होगा, वो हमेशा पेशेंसफुली ही बात करेगा, दूसरों को समझाएगा। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। उनके पास सच था, उनको पता था मैंने चीज़ें नहीं की है, तो उन्होंने पेशेंस रखा, लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, लोगों ने उसको पढ़ा। फिर लोगों ने गांधी जी के प्रति विचार बदल दिए कि गांधी ने किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दी है अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका और अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल इन साउथ अफ्रीका। तो वो मामला वहाँ पर शांत हो गया। तो वो उसके बाद गांधी जी ने जो वहाँ पर एक कांग्रेस का निर्माण किया था, देखिए कांग्रेस कोई पार्टी नहीं होती है कभी भी। आज के टाइम में तो ये पॉलिटिक्स है तो कांग्रेस को पार्टी का नाम दे दिया गया। कांग्रेस का मतलब हमेशा होता है समूह, बैठक, संगठन, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कांग्रेस 20 आदमी मिलकर अगर बैठकर कहीं बातचीत करे वो भी एक कांग्रेस टाइप ही है, ठीक है ना। तो पार्टी तो उसको बाद में पॉलिटिकल स्वरूप दे दिया गया, उसको राजनीतिक दल का नाम दे दिया गया। गांधी ने तो खुद कहा था कि जो ये कांग्रेस इसको ख़त्म हो जाना चाहिए आज़ादी के बाद।
क्योंकि उनको पता था कि आगे चलकर इस कांग्रेस के नाम पर ही राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकेंगे, विभिन्न नेताएं अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी कहलाएंगे, उनके पूर्वजों अपने आप को स्वतंत्रता सेनानियों के पूर्वजों से रिलेट करके लोगों से वोट मांगेंगे। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए और कोई नया दल बनाओ आप। बट चलिए वो नहीं हुआ और आज तक कांग्रेस के नाम पर वोट चल ही रहे हैं, गांधी के नाम पर या फ्रीडम फाइटर के नाम पर, ठीक है ना। तो कांग्रेस जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बनाया, तो उसमें उन लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम लोग जितना भी हमारे पास पैसा है उससे हम लोग ज़मीन खरीदेंगे कोई, और उस ज़मीन को ख़रीदने के बाद उसको हम लोग रेंट पर दे देंगे, जिससे जो हमारी कांग्रेस है उसके लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि हम लोग भारतीयों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार कर सके। क्योंकि पैसा तो चाहिए हर संगठन को पैसा चाहिए। लेकिन फिर गांधी जी को ये एक चीज़ समझ में आई कि जो सार्वजनिक संगठन होता है, कोई भी जो ऐसी एक दल होता है, एक प्रेशर ग्रुप है, कोई एनजीओ है जो सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा है, तो उसको किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जिससे आगे जाकर उसके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाए, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई न्यूज़ चैनल है, मान लो कोई न्यूज़ चैनल है और उस न्यूज़ चैनल में एक XYZ कोई कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, और वो उसके स्पॉन्सर भी हैं उस न्यूज़ चैनल के। तो आपको क्या लगता है कि कभी भी वो न्यूज़ चैनल वाले चाहे कुछ भी गलत क्यों ना हो जाए, आपको लगता है कि वो अपने स्पॉन्सर के खिलाफ़ कुछ गलत चीज़ें दिखाएंगे? कभी नहीं दिखाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि जो भी पब्लिक एजेंसी होती है या पब्लिक जो भी संस्था, सार्वजनिक जो भी संस्था होती है, उसको कभी भी निजी संपत्ति का ना तो अधिग्रहण करना चाहिए, ना ही कोई भी निजी संपत्ति बनानी चाहिए। उसको हमेशा जनता के पैसे, जनता के चंदे से ही सर्वाइव करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि अगर उस संस्था को जनता पैसा देना बंद कर देती है, इसका मतलब क्या है कि जनता का उस संस्था के प्रति भरोसा उठ चुका है, अब उस संस्था को अपने आप ख़त्म हो जाना चाहिए। जनता ने पैसा देना बंद कर दिया, इसका मतलब क्या? जनता का विश्वास ही नहीं रहा कि उस संस्था पर कि ये हमारे लिए, हमारे हित में कुछ काम कर ही भी सकती है, तो उस संस्था को ऑटोमेटिकली खुद को ही ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में तो आप लोगों को पता ही है कि एक कोई ग्रुप बनता है, वो ग्रुप फिर ज़मीन खरीदता, खुद को फिर उसका ट्रस्टी बना लेते हैं, और वही ट्रस्टी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार की संपत्ति हो जाती है। फिर ट्रस्टीशिप कभी भी संपत्ति नहीं हो सकती, निजी संपत्ति। बट आज के टाइम में ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आज के टाइम में परिवारवाद की भेंट चढ़ चुका है। पहले पिता उसके अध्यक्ष थे, फिर उसके बेटे उसके अध्यक्ष है, फिर उसके लड़के उनके अध्यक्ष है, इस तरह से चलता रहता है। आज कांग्रेस पार्टी का यही हाल, सबसे बड़ा रीज़न यही है, परिवारवाद। पहले कोई अध्यक्ष, फिर उनके बाद और कोई अध्यक्ष, फिर कोई अध्यक्ष, फिर कोई अध्यक्ष, सभी परिवार के ही है। लेकिन ठीक है ना, तो लोग भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लोग भी ऊब जाते हैं कि एक ही आदमी का चेहरा बार बार देखकर, एक ही व्यक्ति के बारे में नाम बार बार सुनकर लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। संस्था वही सफल होती है जो टाइम टू टाइम अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करती रहती है। अगर आप फिक्स कर दोगे अपनी संस्था का स्ट्रक्चर, तो आपकी संस्था ख़त्म हो जाएगी, वो कभी भी ग्रो अप नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। समय के अनुसार, लोगों की डिमांड के अनुसार चेंजेस आने चाहिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किस प्रकार आंदोलन चलाए, उन्होंने लोगों से क्या क्या अपीलें की, लोग किस तरह से उनके आंदोलन से जुड़े, उन्होंने किस तरह से पैसा जुटाया, लोगों से हेल्प ली, और फिर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया साउथ अफ्रीका में, नेटाला आश्रम का, टोल्स्टॉय आश्रम का नाम दिया फिर उसको। तो ये सारी चीज़ें फिर हम लोग जानेंगे। फिर आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज के टाइम में दोबारा फेमस हो गया, आत्मनिर्भरता, वो उस टाइम पे गांधी जी ने बहुत पहले दे चुके हैं। स्वराज, आत्मनिर्भरता, वो एक ही कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, तो गांधी जी बहुत पहले ये चीज़ें करके जा चुके हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं को थोड़ा सा रंग वंग लगाकर थोड़ा सा न्यू वो कहते हैं ना कि न्यू बोतल में ओल्ड वाइन है, पुरानी शराबें हैं, बस नई बोतलें हैं और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। वही स्कीमें हैं जो 2004 में थी, 2008 में थी, 2010 में थी, वही स्कीमें आज भी हैं, 2018 में, 2020 में भी, और वही आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग अब इससे ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि बिल्कुल भी घबराइए मत। कोरोना है, बिल्कुल है, एहतियात बरतिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके गले लग जाओ उसको कोरोना की, मेरे को कोरोना ही नहीं हो सकता। यार अमिताभ बच्चन जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं दुनिया भर की, जब उनको कोरोना हो सकता तो आप और हम तो क्या ही है फिर। ठीक है, तो कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, बट इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आप खुद भी, अगर किसी को हो भी जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को हो भी जाता है तो आप खुद ब खुद घर पर भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, अगर क्रिटिकल कंडीशन है, आपको कोई पहले से रोग है, सांस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अदरवाइज़ आप स्वस्थ है और आपको कोरोना होगा तो आप घर में ही खुद ब खुद क्वारंटीन हो जाइए। थोड़ा सा 14-15 दिन आपको अपने परिवार से खुद को अलग रखिए। नियमित तौर पर गाढ़ा जो आयुर्वेदिक होता है उसका इलाज, उसका सेवन कीजिए और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, थोड़ा बहुत योग मेडिटेशन वगैरह कीजिए, बस हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है ना। जब 1-2 महीने का बच्चा कोरोना को मात दे सकता तो आप लोग तो फिर भी बहुत यंग और मजबूत हो। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, समस्याएं हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी, डोंट वरी। और अब हाँ, और कई स्टूडेंट ने ये भी मैसेज किया कि लाइक करंट में कब तक का पढ़ना चाहिए यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी के जब 4 अक्टूबर को पेपर होगा तो उसके बारे में तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा कि कब तक का आपको करंट आना चाहिए, कब तक का आ सकता है। और ये हम लोग सिर्फ किसी हवा में बातें नहीं करेंगे, मैं कुछ आपको फैक्ट या डाटा के आधार पर ही बताऊंगा। पीछे भी ऐसा हो चुका है, यूपीएससी पहले भी इस टाइप के पेपर एग्ज़ाम ले चुके हैं जो 3-4 महीने लेट हुए हैं। तो उसमें यूपीएससी ने कितने लेवल तक का ही करंट पूछा था, किस मंथ तक का पूछा था, महीने तक का, तो उसको ही आधार बनाकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।